मेरी माँ की आखिरी निशानी मेरे गले से उतरकर किसी दूसरी औरत के गले में कैसे पहुंची? यह सवाल मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उस दिन मॉल में उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मैंने वहीं कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि सच्चाई जितनी दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेरा नाम निधि है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे पति अरब शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। शादी के शुरुआती साल किसी सपने से कम नहीं थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर छोटी बड़ी खुशी में मेरे साथ खड़े रहते। जब मेरी माँ का निधन हुआ, तब भी उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। माँ जाते जाते अपना सबसे कीमती हाथ मेरे हाथों में पहनाकर बोली थी, बेटी, यह सोने का हार नहीं, मेरी आखिरी निशानी है। इसे कभी अपने से दूर मत करना। मैंने वह हार अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा। मैं उसे रोज नहीं पहनती थी, लेकिन हर त्योहार और हर खास मौके पर जरूर पहनती थी। आरब भी जानते थे कि उस हार की कीमत पैसों से नहीं, मेरी माँ की यादों से थी। एक शाम वह अचानक बहुत परेशान होकर घर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थी और आवाज कांप रही थी। उन्होंने आते ही कहा, निधि, हमारा बिजनेस पूरी तरह डूब गया है। अगर अगले 2 दिन में 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ, तो बैंक सब कुछ सील कर देगा। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन अभी पिछले महीने तो तुमने कहा था कि सब ठीक चल रहा है। उन्होंने सिर पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बार मैंने अपने पति को इस तरह टूटते देखा था। वह रो पड़े, बोले, अगर यह बिजनेस चला गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कुछ देर चुप रही, फिर अलमारी खोली, शादी के समय मिले सारे गहने, अपनी बचत और आखिर में माँ की आखिरी निशानी वाला हार भी निकालकर उनके सामने रख दिया। हार को हाथ में लेते ही मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे अपने माथे से लगाया और धीरे से कहा, माँ, अगर आज आपका यह हार मेरे परिवार को बचा सकता है, तो शायद आप भी यही चाहती। आरव ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। निधि, नहीं, यह हार मत दो। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर तुम ही नहीं रहोगे, तो इस हार का क्या करूंगी? उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वादा किया, जैसे ही हालात ठीक होंगे, सबसे पहले यही हार वापस बनवाऊंगा। अगले ही दिन वह सारे गहने लेकर घर से निकल गए। मैं पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि बैंक का संकट टल गया है, लेकिन बिजनेस अभी भी मुश्किल में है। मैंने बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान ली। अगले 6 महीने तक उन्होंने यही कहा कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इस बीच उन्होंने खर्च भी कम कर दिए। बाहर खाना बंद हो गया, घूमना बंद हो गया, नई चीजें खरीदना बंद हो गया। मुझे लगा सचमुच मुश्किल समय चल रहा है। मैंने भी अपनी जरूरतें कम कर दी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें मुझे अजीब लगने लगी। कई बार रात को उनके फोन पर किसी का कॉल आता और वह बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करते। मैं पूछती तो कहते क्लाइंट का फोन था। कभी अचानक 2-2 दिन के लिए दूसरे शहर जाने की बात कहते। वापस आते तो बहुत थके होने का नाटक करते। एक दिन मैंने कहा, अगर इतनी परेशानी है तो मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी पत्नी नौकरी करे। मैं सब संभाल लूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे उन पर और भरोसा हो गया। फिर एक रविवार में अपनी सहेली रचना के साथ शहर के सबसे बड़े मॉल गई। हम दोनों कपड़े देख रहे थे कि अचानक मेरी नजर एक्सेलेटर के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। उस लड़की के गले में बिल्कुल वैसा ही हार था। नहीं, वैसा नहीं, वही हार था। माँ के हार के लॉकेट के पीछे बचपन में मैंने अपने हाथ से एक छोटा सा माँ उकेरा था। माँ की याद में वह निशान आज भी साफ दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उस लड़की के पास खड़ा आदमी मुड़ा, और वह कोई और नहीं, मेरा पति आरब था। वह मुस्कुरा रहा था। उसने उसी हार को अपने हाथों से ठीक किया और प्यार से उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने तोड़ दी हो। मेरे हाथ से शॉपिंग बैग नीचे गिर गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। रचना घबराकर बोली, निधि,
ये आरव है ना? मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अभी नहीं, अभी एक शब्द भी नहीं बोलना। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। शायद वह सोच रही थी कि कोई भी पत्नी इस समय दौड़कर अपने पति का सामना करती। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो आरव सबूत मिटा देगा। मैंने पहली बार अपने आंसू निगल लिए। दूर खड़े आरव ने उस लड़की के लिए एक महंगा डायमंड बैग खरीदा। फिर दोनों हंसते हुए ज्वेलरी शोरूम की तरफ बढ़ गए। मैं भी थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। शोरूम के अंदर आरव ने सेल्समैन से कहा, मैडम के लिए जो डायमंड सेट बुक किया था वह पैक कर दीजिए। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। जिस आदमी ने 6 महीने तक मुझे यह कहकर एक नई साड़ी तक नहीं खरीदने दी कि बिजनेस डूब गया है, वही आज लाखों रुपए के गहने खरीद रहा था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। कुछ देर बाद दोनों मॉल से बाहर निकले और एक काले रंग की नई लग्जरी कार में बैठकर चले गए। मैं और रचना भी अपनी कार से उनके पीछे निकल पड़े। लगभग 20 मिनट बाद उनकी कार एक नए बने आलीशान अपार्टमेंट के सामने रुकी। मैंने देखा आरब ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसी लड़की के साथ अंदर चला गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो बिजनेस डूबा नहीं था, मेरी जिंदगी डूब रही थी। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। रचना ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चल अभी अंदर चलते हैं, दोनों को रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, अभी नहीं। अगर आज मैं गुस्से में गई तो वह सब कुछ नकार देगा। मुझे ऐसा सबूत चाहिए जिससे वह जिंदगी भर झूठ ना बोल सके। उसी रात आरब हमेशा की तरह घर लौटा। आते ही थका हुआ चेहरा बनाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, आज भी एक क्लाइंट ने पेमेंट रोक दी। पता नहीं कब ये बुरा वक्त खत्म होगा। मैं चुपचाप रसोई में गई, खाना परोसा और ऐसे व्यवहार किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा उसका झूठ अब भी सुरक्षित है। लेकिन उसी रात जब वह सो गया, मैंने पहली बार उसका लैपटॉप खोला। पासवर्ड मुझे पहले से पता था, मेरी जन्म तिथि। लैपटॉप खोलते ही मेरे सामने कई फाइलें थी। मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किए। उन्हें देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। 6 महीने पहले जिस दिन उसने मेरे गहने लिए थे, उसी हफ्ते उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए का बिजनेस पेमेंट आया था। यानी बिजनेस कभी डूबा ही नहीं था। मैंने एक एक स्टेटमेंट अपने ईमेल पर भेज दिया। फिर उसकी मेल आईडी खोली। वहां एक बिल था, उसी ज्वेलरी शोरूम का जहां आज दूसरी औरत के साथ गया था। बिल में उसे डायमंड सेट का भुगतान दर्ज था। मैंने उसकी कॉपी भी सेव कर ली। अगले दिन मैं अकेली उसी ज्वेलरी शोरूम पहुंची। मैंने सेल्समैन को माँ के हार की पुरानी फोटो दिखाई। पहले तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने बताया कि वह हार मेरी माँ की आखिरी निशानी था, तो उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, मैडम, यह हार लगभग 6 महीने पहले एक सर बेचकर गए थे। हमने वही हार बाद में रीडिजाइन करके एक लेडी को बेचा था और कल वही सर उसी लेडी के साथ यहाँ आए थे। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मुझे उस बिक्री की कॉपी नहीं चाहिए। बस इतना याद रखिए कि शायद बहुत जल्द आपको अदालत में गवाही देनी पड़े। वह मेरी बात सुनकर चुप हो गया। अब मेरे पास तस्वीरें थी, वीडियो था, बैंक स्टेटमेंट थे और ज्वेलर भी सच जानता था। लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या वह दूसरी औरत भी इस धोखे में शामिल थी, या उसे भी मेरी तरह झूठ बोलकर फंसाया गया था? उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अरब की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। अगली सुबह मैंने किसी वकील के पास जाने से पहले उस दूसरी औरत के बारे में सच जानने का फैसला किया। मैंने कई दिनों तक चुपचाप उसका पीछा किया। आखिर एक दिन वह अकेली एक कैफे में बैठी मिली। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने मुझे हैरानी से देखा और पूछा, जी आप? मैंने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर मेरी और आरब की शादी की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, ये कौन है? मैंने शांत स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं और शायद तुम्हें बताया गया होगा कि ये अविवाहित हैं या तलाकशुदा। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ तस्वीरें मेरे सामने रख दी। उन तस्वीरों में आरब उसके साथ सगाई जैसी रस्म कर रहा था। उसने रोते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी पत्नी 5 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई। मैं तो अगले महीने उनसे शादी करने वाली थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह धोखे का शिकार थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा,
अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी उनके साथ खड़ी नहीं होती। मैं आपकी मदद करूंगी। अगले कुछ दिनों में उसने मुझे आरब के भेजे हुए मैसेज, फ्लैट की बुकिंग के कागज, बैंक ट्रांसफर की रसीदें और कई ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी। उन रिकॉर्डिंग में आरब साफ कह रहा था, मेरी पत्नी बहुत सीधी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसके गहनों से ही हमारा नया जीवन शुरू होगा। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, न्याय के थे। मैंने सारे सबूत अपने वकील को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में अदालत में केस दर्ज हो गया। पहली सुनवाई वाले दिन आरब पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट पहुंचा। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, दीदी, गुस्से में आकर कोर्ट पहुंच गई, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। उसे अभी भी यकीन था कि मेरे पास कुछ साबित करने लायक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। सबसे पहले बैंक रिकॉर्ड अदालत में पेश हुए। फिर ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने गवाही दी कि वही व्यक्ति मेरी मां का हार बेचकर गया था। उसके बाद मॉल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, जिसमें आरब उसी हार को दूसरी औरत के गले में ठीक कर रहा था। पूरा कोर्टरूम खामोश हो गया। फिर वह दूसरी औरत गवाह बनकर सामने आई। उसने जज के सामने कहा, माननीय न्यायालय, मुझे भी झूठ बोलकर इस रिश्ते में फंसाया गया। अगर मुझे पता होता कि ये शादीशुदा है तो मैं कभी इनसे नहीं मिलती। उसने सारे मैसेज और रिकॉर्डिंग अदालत में जमा कर दी। अब आरब के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुका लिया। जज ने सख्त आवाज में कहा, आपने अपनी पत्नी के विश्वास का दुरुपयोग किया, उसकी मां की आखिरी निशानी बेच दी, आर्थिक धोखाधड़ी की और दूसरी महिला को भी झूठ बोलकर धोखा दिया। यह सिर्फ वैवाहिक विश्वासघात नहीं, बल्कि गंभीर छल है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने मेरे गहनों की पूरी कीमत, मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा और फ्लैट की बुकिंग से जुड़ी राशि लौटाने का आदेश दिया। साथ ही आरब के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। कोर्ट से बाहर निकलते समय आरब मेरे सामने आया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। उसने धीमे से कहा, निधि, एक मौका दे दो। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मेरी मां की आखिरी निशानी बेची थी, उसी दिन तुमने हमारा रिश्ता भी बेच दिया था। कुछ महीनों बाद ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, मैडम, यह हार कानूनी प्रक्रिया पूरे होने के बाद आपको वापस सौंपा जा रहा है। मैंने कांपते हाथों से वह हार उठाया, उसे अपनी आंखों से लगाया और सीधे माँ की तस्वीर के सामने जाकर रख दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज मैं सिर्फ आपका हार वापस नहीं लाई, मैं अपना आत्मसम्मान भी वापस लेकर आई हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसके गहने नहीं, उसका आत्मसम्मान होता है। गहने दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान खो जाए तो पूरी जिंदगी खाली लगती है। इसलिए मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक हमेशा के लिए याद कर लिया। धोखा देने वाला इंसान देर सवेर हारता जरूर है, लेकिन सच और आत्मसम्मान कभी नहीं हारते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।